अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट कर ली थी और उसके साथ हमने ईस्ट्रस साइकिल और रट साइकिल जो कुछ मेल्स में होती है उसे भी समझा था और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो देखा था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ह्यूमन ओवम वी आर टॉकिंग अबाउट. बट उसको समझने के पहले, उसे पढ़ने के पहले आइए हम कुछ और टाइप्स ऑफ एग्स देखें जो डायरेक्टली ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है बट इन पे क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए हम इसको भी पढ़ेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट एग्स. नाउ एक्चुअली एग से हमारा क्या मतलब है? यहाँ पर हम वो खाने वाला अंडे की बात नहीं कर रहे हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे. एग यहाँ हमारा मतलब है, एग का मतलब होता है ओवम, और ओवम के चारों तरफ जो भी कवरिंग्स होती हैं जिन्हें हम एग मेम्ब्रेन्स कहते हैं, उनको दोनों को मिलाकर जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको याद हो जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था और oogenesis उसमें पढ़ा था ह्यूमंस में, तो हमने पढ़ा था कि जब ओव्यूलेशन होता है, मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है और उसमें से एग जो एक्चुअली सेकेंडरी oocyte है, अगर आप लोगों को याद हो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, वो जब रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो वो अकेला नहीं जाता है क्योंकि उसे न्यूट्रिशन भी चाहिए, प्रोटेक्शन भी चाहिए. तो उस सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ जोना पेलियुसिडा, आपको याद है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर जाती है और उसके चारों तरफ कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स जिन्हें हमने कोरोना रेडिएटा कहा था, उसकी भी 2-3 लेयर्स, ये पूरा स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंचता है. तो इस एंटायर स्ट्रक्चर को जिसके अंदर ओवम है दैट इज oocyte जो अभी सेकेंडरी oocyte की स्टेज में है, और साथ में जोना पेलिसिडा है, कोरोना रेडिएटा है, इनको एग मेम्ब्रेन्स कहते हैं. तो इस एंटायर स्ट्रक्चर को स्टूडेंट एग कहा जाता है. सो एक्चुअली एग इज इक्वल टू oocyte और ओवम प्लस उसके चारों तरफ जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं प्लस एग मेम्ब्रेन्स. दिस टोटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एग. तो एक तो ये डिफरेंस है ओवम और एग में. ओवम तो मेन जो सेल है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म मेल गैमीट आएगा. सो ओवम इज द फीमेल गैमीट और उसके चारों तरफ जो कवरिंग्स हैं प्रोटेक्टिव, दे आर कॉल्ड एग मेम्ब्रेन्स और इस टोटल स्ट्रक्चर को कहते हैं एग. नाउ एग जो है स्टूडेंट्स, पहले लेट्स टॉक अबाउट एग मेम्ब्रेन्स. फर्स्ट एग मेम्ब्रेन्स. नाउ एग मेम्ब्रेन्स जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये 3 टाइप्स की हो सकती है. दे आर ऑफ 3 टाइप्स. नंबर 1 इज द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स. एग मेम्ब्रेन्स. प्राइमरी मीन स्टूडेंट्स कोई ऐसी लेयर ओवम के चारों तरफ जिसे ओवम खुद सिक्रीट करता है, जो फीमेल गैमीट है वो खुद बनाता है, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी. प्राइमरी मीन्स मेन, जो खुद ओवम सिक्रीट कर रहा है. सो वी कैन राइट दैट इट इज द लेयर सिक्रीटेड बाय oocyte और ओवम itself. So this is by oocyte. This is important, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. नाउ इसके एग्जाम्पल्स. नाउ स्टूडेंट्स, एक विटेलाइन मेम्ब्रेन जो ह्यूमन एग में तो प्रेजेंट नहीं होती है, फ्रॉग्स में प्रेजेंट होती है. सो विटेलाइन मेम्ब्रेन, दिस इज प्रेजेंट इन फ्रॉग्स एग. ये फ्रॉग का जो फीमेल गैमीट है वो सिक्रीट करता है चारों तरफ. नाउ ह्यूमंस में अगर हम बात करें तो जोना पेल्यूसिडा, दिस इज इन मैमल्स, मैमेलियन एग इन मैमल्स, ओवम के चारों तरफ रहती है. नाउ हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था, ये बड़ा ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को आप, कि जोना पेलिसिडा लेयर जो होती है ये ग्लाइकोप्रोटीन की एक लेयर है, सेल्यूलर नहीं है, सेल्स नहीं है इसमें. इसे मेनली तो ओवम सिक्रीट करता है, बट इसके फॉर्मेशन में जो इसके भी चारों तरफ कोरोना रेडिएटा है यानी ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं. यानी इट इज फॉर्म बाय बोथ
ओवम एज वेल एज बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स। इसीलिए कई बुक्स में इसे सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे क्या होती है, बट क्योंकि ओवम पार्टिसिपेट कर रहा है इसीलिए इसे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन ही माना जाता है। बट ये कंट्रोवर्सी है, कुछ views says that it is a secondary membrane, but actually it is definitely a primary membrane. Now the second is secondary egg membrane. Secondary egg membrane का मतलब है स्टूडेंट्स, secondary egg membrane ये हमेशा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के चारों तरफ होगी और ये ओवम नहीं बना रहा, इसे कौन बना रही है, ओवरी बना रही है। देयर इज अ डिफरेंस, ओवरी बना रही है यानी फीमेल गैमीट नहीं सिक्रीट कर रहा, ओवरी के जो अदर सेल्स हैं, कौन से अदर सेल्स हैं स्टूडेंट्स ओवरी में, जो फॉलिकल्स बन रहे हैं उनके सेल्स यानी ग्रैन्युलोसा सेल्स या फॉलिक्यूलर सेल्स, तो अगर वो इस लेयर को फॉर्म कर रहे हैं, ओवरी या ओवरी के फॉलिकल्स इस लेयर को फॉर्म कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। जैसे हमारे में कोरोना रेडिएटा, क्योंकि कोरोना रेडिएटा किससे बन रही है, ग्रैन्युलोसा सेल से बन रही है, सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। उसके फॉर्मेशन में ओवम का कोई हाथ नहीं है। सो दिस सराउंड्स प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन फर्स्ट पॉइंट, एंड it is secreted by ovary, और we can say ovary में ovarian follicles, और ovarian follicles के cells, that means follicular cells या granulosa cells से बन रही है ये। and now we know what are these, और granulosa cells. So this is produced by ovary और ovarian follicles। एक क्वेश्चन आता है, ये oocyte बना रहा है प्राइमरी को और सेकेंडरी को ओवरी बना रही है। इसका टिपिकल एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एंड दैट इज कोरोना रेडिएटा इन मैमल्स, रेडिएटा इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज टू लेयर्स आर प्रेजेंट हमारे ओवम के चारों तरफ, oocyte के चारों तरफ। पहले जोना पेलिसिडा होती है प्राइमरी, और उसके भी चारों तरफ होती है कोरोना रेडिएटा। नाउ द थर्ड टाइप इज द टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। थर्ड इज टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। वी डोंट हैव टर्शियरी एग मेम्ब्रेन। ह्यूमन एग्स में सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है, वी डोंट हैव एनी टर्शियरी मेम्ब्रेन। टर्शियरी एग मेम्ब्रेन जो होती है स्टूडेंट्स, वो फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट्स या यूट्रस अगर oocyte के चारों तरफ कोई लेयर फॉर्म करे, oocyte के चारों तरफ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होगी, उसके चारों तरफ ये लेयर सिक्रीट होती है, देन इट इज कॉल्ड टर्शियरी। सो दिस इज सीक्रीटेड बाय, दिस लेयर इज सीक्रीटेड बाय ओविडक्ट्स एंड यूट्रस। एंड मीन्स और यूट्रस, दोनों में से कोई भी सिक्रीट कर सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन इस पर आता है, ओविडक्ट पे। तो पहली लेयर oocyte खुद सिक्रीट कर रहा है, सेकेंड लेयर ओवरी के अदर सेल्स से सिक्रीट हो रही है, और थर्ड लेयर जो है टर्शियरी टाइप की, वो उसका ओवरी से कोई लेना देना ही नहीं है, वो ओविडक्ट्स यानी फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस सिक्रीट करता है, एंड वी डोंट हैव इट। सो द एग्जाम्पल्स आर, जैसे कि स्टूडेंट्स एक जेली कोट होता है फ्रॉग एग के, हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे। फ्रॉग्स में एक प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, फिर एक सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन होती है कोरियन, और उसके चारों तरफ एक जेली की कोटिंग होती है। सो जेली कोट इन फ्रॉग, आपको तो सिर्फ नाम याद होना चाहिए, इन फ्रॉग्स एग। इट इज नॉट इन आवर सिलेबस नाउ, सो वी डोंट हैव टू रीड इन डिटेल, जेली कोट। देन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जो शेल्ड एग्स देते हैं, शेल्ड एग्स मीन्स जिनके एग के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है, जैसे कि बर्ड्स के अंडे जो हम एग वी ईट, जो वो भी चिकन का अंडा है, बर्ड का एग है। सो बर्ड के एग्स या रेप्टाइल्स के जो एग्स होते हैं, लिजर्ड्स के, स्नेक्स के एग्स होते हैं, वो लैंड पर ले होते हैं क्योंकि, तो उनको एक हार्ड कवरिंग की ज़रूरत होती है। वो कवरिंग
जो है वो फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्स या यूट्रस प्रोड्यूस करता है उनके चारों तरफ. सो शेल एंड शेल मेम्ब्रेन्स, and this is in the eggs of reptiles, birds, etc. birds eggs. all right, so shell पे भी क्वेश्चन आता है, that shell is a type of tertiary egg membrane. जेली कोट पे क्वेश्चन पूछा जाता है. and humans don't have it, we have only primary and secondary. so these are the 3 types of egg membranes. now egg जो होता है स्टूडेंट्स, जिसमें ओवम है प्लस ये एग मेम्ब्रेन्स हैं और इसके अंदर भरा रहता है योक, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए. क्योंकि अगर ओवीपैरस एनिमल है वो, तो वो एग को ले कर देगा आउटसाइड, और जब वो फर्टिलाइज्ड एग बाहर आ जाएगा तो जब तक कि उसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होकर और वो एग की लास्ट मेम्ब्रेन, टर्शरी मेम्ब्रेन को तोड़ के बाहर नहीं आता न्यू ऑर्गेनिज्म, तब तक उसे न्यूट्रिशन चाहिए. सो उसके लिए नेचर ने क्या प्रोविजन किया है कि उसे योक प्रोवाइड कराया है. हम जो एग खाते हैं उसमें जो पीला पार्ट निकलता है, येलो पार्ट, दैट इज द योक पार्ट, वही डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. सो योक इज प्रेजेंट इनसाइड द एग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, बट दिस योक इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्लेसेंटल मैमल्स, क्योंकि उनमें तो प्लेसेंटा डेवलप हो रहा है. दे आर डेवलपिंग इनसाइड द मदर्स बॉडी, तो उनका जो भी न्यूट्रिशन है वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर्स बॉडी से ले लेंगे, तो उन्हें योग की जरूरत नहीं है. तो उनमें योग या तो एब्सेंट होता है या बिल्कुल ना के बराबर होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस, या थोड़ा बहुत हो सकता है. जैसे कि कुछ मैमल्स होते हैं, जैसे कैंगरू जो मेटाथीरियन मैमल है, उसमें थोड़ा सा ज़रूरी है योग होना, क्योंकि मेजर डेवलपमेंट तो इनसाइड द मदर्स बॉडी है, बट पाउच में भी डेवलपमेंट हो रहा है. फिर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें मॉडरेट क्वांटिटी में योग होता है, जैसे फ्रॉग के एग में, और मेजर क्वांटिटी में होता है बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, इंसेक्ट्स में, क्योंकि ये लैंड पे अपना एग देते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि इनमें काफ़ी सारा योग हो ताकि वो अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके डेवलपिंग एनिमल को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को विच इज़ इनसाइड. सो लेट्स जस्ट राइट डाउन नाउ द टाइप्स ऑफ एग्स. अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन्स, नाउ वील राइट अबाउट टाइप्स ऑफ एग्स. नाउ एग्स को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द basis of amount of yolk. योक जो है ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, मेनली लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स बहुत होते हैं ताकि इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके. सो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक, कितना अमाउंट है उस बेसिस पर अगर हम क्लासिफाई करें तो एग्स कैन बी ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट इज एलेसिथल. लेसिथल वर्ड योक के लिए यूज करते हैं. एलेसिथल यानी कि योक एब्सेंट है या बिल्कुल माइन्यूट मिनिमम क्वांटिटी में है. सो वी कैन जस्ट राइट दैट योक इज एब्सेंट और नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर, नेग्लिजिबल. इसका टिपिकल एग्जाम्पल हम हैं. Example human egg, human, because we are developing inside the mother's body, we are getting all the nutrition from the placenta, we develop inside the body and we don't need yolk. Now the second is microlecithal eggs. Microlecithal जैसा नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रो मीन्स थोड़ा, कुछ अमाउंट में योक रहता है, स्मॉल अमाउंट में, और बाकी पूरा oocyte के अंदर सब साइटोप्लाज्म और सब रहेगा. सो वी कैन जस्ट राइट दैट योक अमाउंट इज स्मॉल. इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स मेनली इंपॉर्टेंट. इनके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक तो मेटाथीरियन मैमल्स आ जाएंगे यानी कैंगरू, तो हम लिख सकते हैं मार्सुपियल्स लाइक कैंगरू. देन वेरी इंपॉर्टेंट 2 एग्जाम्पल्स और हैं जिस पे बहुत क्वेश्चन आता है. एक एम्फीऑक्सस जो कि एक सिफेलोकॉर्डेट है.
so Amphioxus, which is a cephalochordate, and then sea urchin, which is an echinoderm. Sea urchins, इन सब के एग्स में स्मॉल क्वांटिटी में yolk होता है. दैट मीन्स दे आर माइक्रोलेसिथल. दीज आर इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. These all the three examples. Now, the third category is जिनमें माइक्रो से ज़्यादा यानी मॉडरेट क्वांटिटी में रहता है, ऑलमोस्ट हाफ हाफ रहता है. हाफ साइटोप्लाज्म होगा और बचा हुआ हाफ योक से भरा हुआ होगा एग के अंदर. दे आर कॉल्ड मीसोलेसिथल. मीसो मीन्स बीच का, ऑलमोस्ट आधा आधा. सो मीसोलेसिथल, दिस मीन्स मॉडरेट योक अमाउंट. योक अमाउंट इज मॉडरेट. और इसके टिपिकल एग्जाम्पल है फ्रॉग्स एग. ये रटा होना चाहिए. फ्रॉग मीन्स एम्फीबियंस. एम्फीबियंस, फ्रॉग, टोड्स, वो भी इसी में आ जाएंगे. लाइक फ्रॉग्स एंड टोड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछते हैं. नाउ द लास्ट इज दैट कैटेगरी जिसमें बहुत सारा यानी मेगा या मैक्रो लेसिथल एग्स. मेजर अमाउंट में योक ही प्रेजेंट है. साइटोप्लाज्म तो बिल्कुल जरा सा रह जाता है छोटे से एरिया में, बाकी पूरा योक ही योक भरा हुआ है. ये वो एनिमल्स हैं जो अपने एग्स लैंड पे ले करते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स. ये इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ योक है. सो देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ योक, ह्यूज अमाउंट, मेजर अमाउंट ऑफ योक है. नाउ इसके 4 एग्जाम्पल्स हैं जो हमें रटे होने चाहिए. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत इजी है याद रखना. नंबर 1 रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि वो एग्स देते हैं लैंड पे, हम जानते हैं. सो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, देन इंसेक्ट्स, जो लैंड इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये जो विविपैरस मैमल्स हैं जो जिनमें प्लेसेंटा बन रहा है, वो उसमें तो या तो एलेसिथल होगा या माइक्रोलेसिथल होगा, और प्लस मार्सुपियल्स में भी माइक्रोलेसिथल होगा. बट जो प्रोटोथीरियन मैमल्स हैं स्टूडेंट्स, जो एग्स ले करते हैं, उनके एग्स भी तो लैंड पे ले हो रहे हैं. आपको याद है प्लैटिपस एकिडना हमने पढ़ा था, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में अब मिलते हैं. उनमें भी बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स की तरह मैक्रो या मेगा लेसिथल एग्स प्रोड्यूस होते हैं. सो प्रोटोथीरियन मैमल्स, दैट मीन्स एग लेइंग मैमल्स और ओविपैरस मैमल्स, प्रोटोथीरियन मैमल्स. So these are the 4 examples and all the examples are very 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 important. और ये क्लासिफिकेशन है कि कितना योग का अमाउंट है उस बेसिस पे. Now we will talk कि उस एग के अंदर वो योग डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके से, उस बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं. प्लीज नोट इट डाउन. सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज वन वे ऑफ क्लासिफाइंग. डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस आते हैं. नाम याद रखना बहुत ईजी है. एलेसिथल ह्यूमन एग मेनली, माइक्रोलेसिथल, देन मीसोलेसिथल फ्रॉग का होता है यानी एम्फीबियंस का, और मैक्रो या मेगालेसिथल रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड प्रोटोथीरियन मैमल्स. नाउ द सेकेंड क्लासिफिकेशन इज on the basis of distribution of yolk in egg. Distribution of yolk inside egg, यानी एग के अंदर योक किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है. क्या वो सेंटर में है, क्या वो साइड में है, कहाँ है योक, उस बेसिस पे. नाउ उस बेसिस पे हम पहले इसे ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ऑल राइट. नंबर 1 इज आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल एग्स, और आइसोलेसिथल. जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स, इसमें जो योक है वो पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में होता है. तो इसके एग्जाम्पल्स वो वाले होंगे जिनमें या तो बहुत कम योक है यानी एलेसिथल, या थोड़ा योक है स्मॉल अमाउंट में यानी माइक्रोलेसिथल. सो इसके एग्जाम्पल्स हैं एलेसिथल
एंड माइक्रोलेसिथल एग्स, क्योंकि उनमें बहुत थोड़ा है लेकिन वो पूरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज ये एग है, तो मेन तो इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, एग मेम्ब्रेन्स भी होंगी चारों तरफ, वो अलग अलग में अलग अलग होंगी, तो हम डिटेल्स नहीं पढ़ रहे हैं, बट जो थोड़ा बहुत योग है, सपोज मैं येलो कलर से बना रही हूँ, वो ऐसा नहीं एक जगह इकट्ठा है, वो सब जगह फैला हुआ होगा, जितना भी है थोड़ा सा, बट सब जगह पर होगा। सो दैट मीन्स इसके एग्जाम्पल्स वही सारे हो जाएंगे। ह्यूमंस में तो होता ही नहीं है, इट इज एब्सेंट, बट उसके अलावा जो अदर विवीपैरस एनिमल्स हैं या अदर जो मैमल्स हैं, सो हम यहाँ लिख सकते हैं विवीपैरस मैमल्स, नॉट ह्यूमंस। ह्यूमंस में तो हमारे में नहीं होता है, नॉट ह्यूमंस, ह्यूमंस में नहीं होता है, योग इज एब्सेंट। सो अदर विवीपैरस मैमल्स, देन इसके अलावा इसके एग्जाम्पल्स में सारे आ जाएंगे स्टूडेंट्स, मार्सूपियल्स आ जाएंगे, कुछ विवीपैरस मैमल्स में थोड़े से अमाउंट में होता भी है, तो विवीपैरस मैमल्स एलेसिथल भी हो सकते हैं, माइक्रोलेसिथल भी हो सकते हैं। सो विवीपैरस मैमल्स हो गया, देन मेटाथीरियल मैमल्स दैट इज मार्सूपियल्स हो गया, देन इसमें हमारा वही दोनों आ जाएंगे सेम, एम्फिऑक्सिस जो एक सेफेलोकॉर्डेट है, एंड देन सी अर्चिन जो कि एक इकाइनोडर्म है, सेम जो भी इन दो के एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, और इसमें पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं इवन और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, क्योंकि हमारा बेसिस ही यही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग, कि किस तरह से योग अरेंज्ड है, तो पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जितना भी है थोड़ा सा ही है। नाउ द सेकेंड टाइप, अगर एक होमो है तो दूसरा होगा हेट्रोलेसिथल एग, हेट्रोलेसिथल। नाउ हेट्रोलेसिथल का मतलब है स्टूडेंट्स कि योग जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और ये किन में होगा, जिनमें योग का अमाउंट ज्यादा है, यानी मीसो एंड मेगा लेसिथल एग्स जो है, क्योंकि योग काफी ज्यादा है और योग काफी हैवी होता है, तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, वो कहीं ना कहीं एक जगह आकर कॉन्सेंट्रेट होगा ही होगा। सो हेट्रोलेसिथल एग्स में योग इज concentrated at one point, at one part or at one point, कहीं ना कहीं पर वो concentrated है, that means it is not evenly distributed, not evenly distributed, तभी हम इसे कह रहे हैं हेटेरो। हेटेरो मीन्स अलग अलग। इसके एग्जाम्पल्स कौन से हो जाएंगे स्टूडेंट्स, जो मीसो एंड मेगा या मैक्रो कुछ भी कहिए आप, लेसिथल एग्स है, वो सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। यानी मीसो मीन्स एम्फीबियंस और मेगा में आ जाएगा रेप्टाइल, बर्ड्स, ओवीपैरस मैमल्स यानी प्रोटोथीरियंस एंड इंसेक्ट्स। नाउ हेट्रोलेसिथल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं कि किस तरह से इसमें योग डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस बेसिस पे अगेन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, पहला टाइप इज जब इनमें योग अगर इट कैन बी टीलोलेसिथल, वील जस्ट टॉक अबाउट दिस, यहाँ हम दोबारा पढ़ते हैं इसको। दूसरा इट कैन बी डिस्कॉइडल, और तीसरा इट कैन बी सेंट्रल। सो दीज आर द 3 types of heterolesical eggs. You note this down students, then we'll talk about them in detail. So now students, homo means evenly distributed, hetero means evenly नहीं distributed है, क्योंकि योग का अमाउंट या तो moderate है या बहुत ज़्यादा है, तो वो एक जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ concentrate होगा ही होगा। So we have this is centrolecital. So we have 3 types, teloleциtal, discoidal and centrolecital. Now let's try to understand all the 3 types. So हम यहाँ पर बात कर रहे हैं heterolecital टाइप की, heterolecital, और heterolecital eggs को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है teloleциtal. Now try to understand teloleциtal eggs.
टीलोलेसिथल का मतलब होता है जिनमें मॉडरेट अमाउंट में योग प्रेजेंट है, जैसे कि एम्फीबियंस। पहले तो हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स एंड टोड्स। लेट अस राइट फ्रॉग्स एंड टोड्स। बहुत क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट आते हैं, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। किस तरह से अरेंजमेंट होगा, सपोज ये एग है, हम एक मेम्ब्रेन्स नहीं बना रहे हैं। इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो योक है वो ऑलमोस्ट 50-50% रहता है, तो वो एक तरफ आकर इकट्ठा हो जाता है। और इधर ये पूरा साइटोप्लाज्म है जिसमें न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ होगा। सो दिस इज साइटोप्लाज्म, ऑलराइट। एंड ये जो योक हाफ पार्ट में है, एक एंड पे आ गया, एक सिरे में है, दिस इज द योक। स्टूडेंट्स, एग के हमेशा दो पोल्स होते हैं। जिस तरफ साइटोप्लाज्म होता है यानी वहीं से एम्ब्रियो बनेगा, उसे एनिमल पोल कहते हैं। यहां से एम्ब्रियो फॉर्म होगा क्योंकि साइटोप्लाज्म यहीं पर है। और जिस तरफ से इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलेगा यानी अदर ऑपोजिट पोल, दैट इज कॉल्ड वेजिटल पोल। सो योग इज ऑलवेज प्रेजेंट एट वेजिटल पोल, दिस यू शुड नो। ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहां पर एम्ब्रियो ग्रो करेगा, यहां एम्ब्रियो फॉर्म होगा और ये योग उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज अ टिपिकल फ्रॉग्स एग, दिस इज हाउ द योग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ द सेकेंड टाइप इज डिस्कॉइडल। नाउ डिस्कॉइडल एग्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है, ये मैक्रोलेसिथल वाले इसके एग्जाम्पल्स हैं। मैक्रोलेसिथल में हमने क्या क्या पढ़ा था, रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स, देन प्रोटोथीरियन मैमल्स यानी एग लेइंग मैमल्स, या ओवी पैरस मैमल्स हम कह सकते हैं, प्लैटिपस इकिडना, एंड इंसेक्ट्स। पर इंसेक्ट्स इस तरह से शो नहीं करते डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि इंसेक्ट का एग भी मैक्रो या मेगा लेसिथल है, बहुत सारा योग है, पर डिस्ट्रीब्यूशन अलग टाइप का होता है। कैसा, वो अभी हम देखेंगे। इनमें क्या होता है, सपोज ये एग है, अब इनमें योग की क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है स्टूडेंट्स कि जो साइटोप्लाज्म है वो तो एक छोटी सी डिस्क के फॉर्म में रह जाता है और बाकी पूरा का पूरा एग योग से भरा हुआ है। और ये छोटा सा बस ये साइटोप्लाज्म है, इसमें न्यूक्लियस होगा। सो दिस इज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म एक डिस्क के फॉर्म में रह गया, छोटी सी, इसीलिए इसे डिस्कॉइडल एग बोलते हैं। बाकी पूरा योग है, दिस एंटायर थिंग इज द योग। और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स क्योंकि ये अपने एग्स को कहाँ ले कर रहे हैं, लैंड पे ले कर रहे हैं। फ्रॉग तो वाटर में ले करता है, तो वहां तो उसे फिर भी मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है। बट इन एनिमल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि अपने एग्स को लैंड पे ले करते हैं तो इनके चारों तरफ ये एक बहुत हार्ड कवरिंग बनाते हैं जिसे शेल बोलते हैं, जो कि फ्रॉग के एग में नहीं है, एम्फीबियंस के एग में नहीं है, क्योंकि वो पानी में ले हो रहे हैं तो उन्हें ऐसी कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग की जरूरत नहीं है। बट इन्हें है, हार्ड होता है लैंड, वो टूट सकते हैं, तो चारों तरफ एक शेल होता है। उस शेल के कारण ये बाहर से कोई मटेरियल नहीं ले सकते, इनके पास खुद की सफिशिएंट सप्लाई होनी ही होनी चाहिए, तो इसीलिए इनमें योग की इतनी ज़्यादा अमाउंट होता है। जबकि जिनमें जो पानी में एग्स ले करते हैं जैसे फिशेज, एम्फीबियंस, उनमें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है योग की, बिकॉज वो वाटर से भी एक्सचेंज कर सकते हैं, तो उनमें योग कम चाहिए रहता है। सो यहाँ पर जो डिस्कॉइडल एग्स हैं उनमें योग पूरा मेजर पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है। ये वेजिटल पोल होगा सेम अबव, ये एनिमल पोल होगा ऊपर, यहाँ एम्ब्रियो डेवलप करेगा और ये योग उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। सो साइटोप्लाज्म का जो एरिया है वो एक डिस्क की तरह रह गया, इसीलिए इसे डिस्कॉइडल एग्स बोलते हैं। हमारे लिए तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए सबके। सो हेट्रोलेसिथल में मीसो वाले तो इधर चले गए और मेगा वाले में 3 कैटेगरीज तो डिस्कॉइडल में आ गई, और जो चौथी कैटेगरी है यानी इंसेक्ट्स की, उनमें मिलता है सेंट्रोलेसिथल एग। सेंट्रोलेसिथल एग का मतलब है स्टूडेंट, इसमें योग सेंटर में आ जाता है। किस तरह से होगा, जैसे सपोज ये एग है, वो इस ऊपर एनिमल पोल, नीचे वेजिटल पोल, इसमें योग सेंटर में, बहुत सारा योग है, ये भी मेगालेसिथल हैं, बट सेंटर में इकट्ठा हो गया है और ये चारों तरफ साइटोप्लाज्म है और इसी में कहीं पे न्यूक्लियस होगा। सो इन देम
This is the yolk in the center and this is the cytoplasm. Alright, so इसका typical example है, बिल्कुल रटा होना चाहिए, डायरेक्ट questions आते हैं, that is insect's egg. Insect's egg. Alright, so A-lecithal and अगर A-lecithal में negligible है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक वाला पॉइंट ही खत्म हो गया, बट अगर A-lecithal या माइक्रो-lecithal है तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो A-lecithal एंड माइक्रो-lecithal के जो एग्जाम्पल्स हैं, ह्यूमन नहीं आएगा उसमें, वही एग्जाम्पल होमो या आइसो-lecithal के हो गए. देन जिनमें मीसो यानी मॉडरेट अमाउंट में या मैक्रो यानी बहुत लार्ज अमाउंट में योक है, वो दोनों एग्जाम्पल्स हो गए हेट्रो-lecithal की, क्योंकि उनमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं एक जगह कॉन्सेंट्रेट करेगा. उसमें से टीलो-lecithal है एम्फीबियंस, डिस्कॉइडल हैं रेप्टाइल, बर्ड्स एंड प्रोटोथीरियन, एंड सेंट्रो-lecithal हैं इंसेक्ट्स एग. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स. नाउ देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ एग्स ऑन द बेसिस कि उनमें शेल प्रेजेंट है या नहीं है. सो यू नोट दिस डाउन, देन वील टॉक अबाउट दैट. So now students, this was the second category on the basis of distribution of yolk. Now there is one more way of classifying eggs, and that is on the basis of shell. Shell present है या shell absent है. Now shell का main role क्या होता है? Shell एक hard covering होती है. It is a tertiary egg membrane, हमने अभी पढ़ा था, और ये एग को ड्राइंग से बचाती है, यानी डेसिकेशन के अगेंस्ट बचाती है. सो बेसिकली शेल का क्या रोल है, योक का क्या रोल है? योक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, उस बेसिस पे योक का अमाउंट कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, हमने 2 क्लासिफिकेशंस पढ़े. यहाँ हम एग के टाइप पढ़ रहे हैं, योक से कोई लेना देना नहीं है, शेल प्रेजेंट है या नहीं है. और शेल का क्या रोल होता है? इट प्रिवेंट्स एग फ्रॉम desiccation, that means drying, desiccation. This is important. योग की तरह न्यूट्रिशन में इसका कोई रोल नहीं है. Now, इस बेसिस पे there can be 2 types of eggs. Number 1 is क्लिडोइक eggs. क्लिडोइक eggs मतलब वो eggs जिनमें shell present है. So they have shell present. They are क्लिडोइक eggs. ये किन में प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स? जो भी लैंड पे अपने एग्स को ले करेगा. एक्चुअली शेल जो है वो एक लैंड एडेप्टेशन है स्टूडेंट्स, क्योंकि लैंड पे सफिशिएंट वाटर नहीं है, तो वाटर का लॉस नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन भी मिलेगा इससे, प्लस वाटर का लॉस सेव होगा. सो शेल्स आर प्रेजेंट. सो द एग्जाम्पल्स वुड बी वेरी वेरी सिंपल. रेप्टाइल्स वी नो, देन बर्ड्स, then insects, they all produce cleidoic eggs, and then prototherian mammals, that is the oviparous mammals, prototherian mammals. जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जो रेप्टाइल्स होते हैं उनका जो शेल होता है वो लेदर की तरह होता है, लेदरी कोट होता है. आपने देखा होगा सांप के ऊपर जो एक कोटिंग होती है एग की, नॉट ओवर द स्नेक, वी आर टॉकिंग अराउंड देयर एग्स, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, या छिपकली का अंडा अगर आपने कभी देखा हो. सो दे हैव अ लेदरी कोट जो इनका शेल बनाता है. बर्ड्स की अगर बात करें तो बर्ड्स का शेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, यानी कैल्केरियस शेल होता है. CaCO3 चूना एकदम हार्ड हो जाता है और फिर वो वाटर को कई सीपेज को अलाउ नहीं करता है. इंसेक्ट्स के जो शेल होते हैं वो इंसेक्ट्स किसके बने होते हैं? क्या एक्सोस्केलेटन होता है स्टूडेंट्स इंसेक्ट का? काइटिन. सो ये काइटिन के बने रहते हैं, काइटिनस शेल. और हम जानते हैं काइटिन जो है बहुत हार्ड है, ये भी वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, डेसिकेशन से बचाएगा. और जो प्रोटोथीरियंस हैं उनके एग्स बर्ड्स की ही तरह कैल्शियम कार्बोनेट के शेल से ढके रहते हैं. सो दे ऑल्सो हैव कैल्केरियस शेल. सो बेसिकली शेल जो है ये क्या है? इट इज एन एडेप्टेशन फॉर लैंड animals, for terrestrial mode of life. This is an adaptation. So we can just make a note here that shell
presence is an terrestrial adaptation और लैंड एडेप्टेशन जैसे हमने 11th में पढ़ा था स्टूडेंट्स, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन भी एक लैंड एडेप्टेशन है। इसी तरह से शेल का प्रेजेंट होना भी एक लैंड एडेप्टेशन है ताकि उसे डेसिकेशन से बचाया जा सके। सो रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स एंड प्रोटोथीरियन मैमल्स, यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है कि योग का अमाउंट कितना है, हालांकि ये सभी के सभी मैक्रोलेसिथल एग्स होते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप इज, एक क्लिडोइक है तो दूसरा क्या होगा, नॉन क्लिडोइक एग्स। और जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है वो एग्स जिनमें शेल एब्सेंट होगा। सो शेल इज एब्सेंट। देयर कैन बी अदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेम्ब्रेन्स, एग मेम्ब्रेन्स, बट देयर इज नो शेल। शेल इज अ टर्शियरी मेम्ब्रेन। नाउ ये वो एग्स होंगे जो अपना एग्स को, वो एनिमल्स होंगे जो अपने एग्स को या तो वाटर में ले करते हो, तो उनको डेसिकेशन से बचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, चारों तरफ पानी पानी है, दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर। सो द टिपिकल एग्जाम्पल्स आर फिशेस, एम्फीबियंस बिकॉज दे ले देयर एग्स इनसाइड वाटर, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई एम अगेन रिपीटिंग स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स ही मेन पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज क्लिडोइक एग्स, या व्हाट डज क्लिडोइक एग मीन्स। सो फिशेज, एम्फीबियंस, आप लॉजिक समझते हुए लर्न करिए ताकि आपको याद रहे। इनमें शेल की कोई ज़रूरत नहीं है। शेल का रोल वाटर डेसिकेशन से, ड्राइंग से प्रिवेंशन है, तो दे डोंट नीड, बिकॉज ये वाटर में ही अपने एग ले करेंगे। और साथ में जो विवीपैरस मैमल्स हैं स्टूडेंट्स, विवीपैरस मैमल्स को भी, के एग्स को भी शेल की ज़रूरत नहीं है। जैसे ह्यूमन एग के शेल को, ह्यूमन एग को भी शेल की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें जो एग है वो तो मदर की बॉडी के अंदर एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे भी ड्राइंग का कोई रोल नहीं रहेगा। सो विवीपैरस मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारे जो एग्स हैं वो भी नॉन क्लिडोइक एग्स होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, because the eggs are inside the body of mother, and fishes and amphibians because the eggs are laid inside the water। बाकी ये चारों क्लिडोइक एग्स हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एग्स। सो अभी तक हमने पढ़ा, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, हमने पढ़ा अबाउट द टाइप्स ऑफ एग मेम्ब्रेन्स एंड द टाइप्स ऑफ एग्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स कम बैक टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग की। और यहाँ हमारा एग से क्या मतलब है, पहले हम वो लिख लेते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग्स। यहां पे जो हम एग बोल रहे हैं वो हम अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट की बात कर रहे हैं। अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट यानी कि स्टूडेंट्स एक्चुअली क्या ये ओवम बर्ग कहलाएगा? अभी नहीं। ओवम कब बनता है? जब सेकेंडरी oocyte जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर गया है उसमें स्पर्म एंट्री हो जाए, यानी फर्टिलाइजेशन हो, और फिर वो कन्वर्ट होता है, मियोसिस 2 कंप्लीट करता है, जो मेटाफेज 2 में अटका हुआ था, वो पॉज बटन जो था वो वापस से प्ले होता है, मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, और मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद में हम उसको ओवम कहते हैं। हम जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट। So basically what we are reading the structure of secondary oocyte। इसमें क्या मिलेगा हमें? सेकेंडरी oocyte, बट केवल सेकेंडरी oocyte नहीं, उसके साथ जो मेम्ब्रेन्स भी जुड़ी हुई हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा। सो बेसिकली वी आर रीडिंग अबाउट अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट, जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte की स्टेज में फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, प्लस उसके चारों तरफ जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा जो हमने पहले पढ़ा था उसको हम डिटेल में देखेंगे। नाउ इसके पहले कुछ 2 जनरल क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा एग किसका होता है। लार्जेस्ट एग जो है हम पढ़ चुके हैं 11th में, बट हम दोबारा लिख रहे हैं, ऑस्ट्रिच का होता है, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच का अंडा सबसे बड़ा होता है। और स्मॉलेस्ट एग जो है, सबसे छोटा एग, वो होता है स्टूडेंट्स पॉलीकीटा, लाइक नीरस जो एक एनेलिडा है। So this is the largest egg and smallest egg. Now
अगर हम ह्यूमन एग की बात करें तो हमारे बॉडी का ये सबसे बड़ा एग है. सो दिस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. गोल रहता है, राउंड रहता है. अगर आप इसका डायमीटर देखें, सो दिस इज अबाउट 100 माइक्रोन और 0.1 mm. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. स्पर्म कितना बड़ा था याद है आपको? 55 माइक्रोन, 10 to the power -6, और ये 100 माइक्रोन या 0.1 mm. इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है. इट इज अ लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. नाउ किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं हम. क्योंकि ये सेल है तो इसकी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी. मैं इसको बड़ा बना रही हूं. सो सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये एक्चुअली सेकेंडरी oocyte है. क्या होता है, सबसे पहले तो ये एलेसिथल है, और एलेसिथल में भी या तो योक एब्सेंट होता है या बिल्कुल जरा सा योक होता है, बट इसमें योक एब्सेंट होता है. योक इज एब्सेंट. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें जब स्पर्म एंटर करता है तो शुरू में तो फैलोपियन ट्यूब से जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस होते हैं, टिब्यूलर फ्लूइड, आपको याद हो पेग सेल्स हमने पढ़े थे, वहाँ से इन्हें न्यूट्रिशन मिलता है. फिर जब ये यूट्रस में आते हैं तो यूट्राइन मिल्क जो सिक्रीट हो रहा होता है इम्प्लांटेशन के पहले, उसमें धंसने के पहले, वहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है. और इम्प्लांट होने के बाद प्लेसेंटा बन जाता है तो मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन मिलता है. तो इनको खुद के योग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए इनमें योग एब्सेंट होता है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डायरेक्ट पूछा जाता है. ह्यूमन एग इज एलेसिथल. नाउ ह्यूमन एग जो होता है, इसमें जो इसके अंदर अभी हम oocyte बनाया है हमने, इसमें साइटोप्लाज्म भरा रहेगा. इसके साइटोप्लाज्म को ooप्लाज्म कहते हैं. तो साइटोप्लाज्म इज नोन एज ooप्लाज्म. और ooप्लाज्म के चारों तरफ सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जिसे oolemma कहते हैं. सो साइटोप्लाज्म which is surrounded by oolemma, that is the plasma membrane of secondary oocyte. ये अभी ओवम नहीं बना है, oolemma. Now इस oolemma, इस ooप्लाज्म के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, काफी बड़ा सा. So suppose this is the nucleus. दिस स्ट्रक्चर इज द न्यूक्लियस. ऑलराइट, इसके अंदर क्रोमैटिन, डीएनए सब कुछ होगा, बट ये थोड़ा स्वेल्ड अप हो जाता है. सो इट हैज अ लार्ज न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस को कहते हैं जर्मिनल वेसिकल, नोन एज. ये क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, जर्मिनल वेसिकल क्या होता है? एग का या सेकेंडरी oocyte का बड़ा न्यूक्लियस, उसी का दूसरा नाम है जर्मिनल. जर्मिनल क्यों? क्योंकि यहीं से क्रोमोसोम्स इसी के अंदर हैं, इसी में फर्टिलाइजेशन होगा, इसीलिए ये बड़ा होता है ताकि स्पर्म का भी पार्ट इसके अंदर एंटर हो सके. सो इट हैज़ अ लार्ज न्यूक्लियस नोन एज जर्मिनल वेसिकल. दिस इज इंपॉर्टेंट. और इसके अंदर एक प्रोमिनेंट, बहुत बड़ा सा न्यूक्लियोलस भी होता है, एंड इट हैज़ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस प्लस डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल लेयर्ड, वो तो सब होगा ही जो भी यूकैरियोटिक सेल में होता है. नाउ इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, बहुत सारे. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर. क्यों होते हैं समझिएगा आप. कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं क्योंकि जो स्पर्म एंटर होगा, हम जानते हैं कि स्पर्म का सिर्फ हेड, न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम ही अंदर पहुंचता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया तो मिडिल पीस में है, वो फर्टिलाइज नहीं होते. यानी जाइगोट के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं वो किसके होते हैं? मदर साइड से आते हैं, एग के होते हैं. तो आगे जो जाइगोट में डिविजन्स होने हैं, क्लीवेज जिसे हम कहते हैं, जाइगोट जो 1 सेल से 2 सेल 4 सेल 8 सेल पूरी बॉडी बनाएगा, उसके लिए एनर्जी कौन देने वाला है? एग के माइटोकॉन्ड्रिया ही देंगे, क्योंकि स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया तो जाइगोट में प्रेजेंट ही नहीं है. सो इट हैज न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया इन द ooप्लाज्म. और ये क्या करेंगे? दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर
क्लीवेज, यानी हम पढ़ेंगे एक तरह के डिविजन्स होते हैं, क्लीवेज इन जाइगोट। तो क्वेश्चन पूछा गया है एक बार स्टूडेंट, ये एम्स में आया है कि जाइगोट में किसके माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं? केवल मदर के। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो भी सिर्फ मदर का बेबी में पहुंचता है, जाइगोट में पहुंचता है। फादर का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डज नॉट इनहेरिट। आप जेनेटिक्स में भी ये पॉइंट पढ़ेंगे। सो ये इनका रोल है और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं। नाउ बाकी जो होते हैं गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। गोल्जी बॉडी क्या करती है? यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे खूब सारे थैलियाँ बनाती हैं जिन्हें कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, लाइक दिस। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फर्टिलाइजेशन में, हम पढ़ेंगे इस तरह से। दीज आर द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ऑलराइट, सो यू नोट दिस डाउन। हम इसको फिर समझते हैं। इसके अलावा ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होंगे बहुत सारे। तो अब आप पहले इसको लिखिए, फिर हम बात करते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कैसे इसमें ऊप्लाज्म भरा हुआ है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस है और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, प्लस इसमें जो गोल्जी होती है वो बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस करती है। सो इट हैज़ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बीनीथ, यानी ठीक नीचे किसके? बीनीथ ऊलेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ठीक नीचे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्टिलाइजेशन में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। अभी तो आप इतना समझ लीजिए कि इनमें एक तो कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे रहते हैं जो मल्टीपल जो स्पर्म्स हैं उनकी एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, ताकि सिंगल स्पर्म ही एंटर हो, जिससे कि सिंगल जाइगोट बने, सिंगल एम्ब्रियो बने और सिंगल बेबी का कंसेप्शन हो। प्लस इसमें कुछ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी फिल्ड होते हैं, और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स किस तरह से फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करेंगे, वील टॉक अबाउट इट। तो अभी तो हम बस यहाँ लिख देते हैं दैट दे कंटेन्स, या पॉइंट याद रखना क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब ये काम आएगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, और वो भी कौन से वाले? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ये अपने को याद होना चाहिए, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। और ये किन्होंने बनाए हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स? गोल्जी से बने हैं। जैसे लाइसोसोम बनाती है गोल्जी जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ऐसे ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बनाए हैं। नाउ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि ह्यूमन एग में सेंट्रोसोम नहीं होता है। देयर इज नो सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, इट इज एब्सेंट एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया तो जाइगोट में जो जाता है वो मदर का जाता है, बट सेंट्रियोल जो है वो फादर का, मेल का सेंट्रियोल एंटर करता है। आपको याद है फर्स्ट वाला प्रॉक्सिमल वाला सेंट्रियोल, जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वो क्लीवेज डिविजन्स इन जाइगोट में हेल्पफुल होता है, पहले क्लीवेज में। एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है ह्यूमन एग में, तो मेल का जो एग होता है, जो सेंट्रियोल होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है अलॉन्ग विद द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, और यहाँ पर जाकर वो सेंट्रियोल दो में डिवाइड होता है, डिप्लीकेट होता है, तो वो दो सेंट्रियोल बनाता है, और फिर वो माइटोटिक स्पिंडल बनाएगा जिससे कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो फिर उनमें माइटोसिस होगा, तो 1 से 2, 2 से 4 ऐसे डिविजन्स होंगे। तो सेंट्रियोल जो है वो स्पर्म का रिस्पॉन्सिबल होता है क्लीवेज के लिए, और माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं डिविजन्स के लिए वो मदर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये बहुत पूछते हैं। ह्यूमन एग ए लेसिटल है, ना तो योक है ना सेंट्रियोल है। नाउ स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि सेकेंडरी oocyte जो है वो मेटाफेज में अरेस्टेड होता है। तो जब जैसे ही स्पर्म एंट्री होगी, अभी हम देखेंगे, जैसे ही स्पर्म एंट्री होगी वैसे ही ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, और जब ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा तो इसमें से क्या बनेगा? एक तो ओवम बन जाएगा ये, और साथ में क्या एक्सक्लूड आउट करेगा? पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। तो वो सेकेंड पोलर बॉडी जिस भी जगह से बनती है, अगर यहाँ से बने या यहाँ से बने या यहाँ से बने, जहाँ से भी बनेगी, जहाँ से वो पोलर बॉडी बाहर निकल रही है उस पोल को एनिमल पोल कहते हैं। दूसरा पोल वेजिटल पोल हो जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पार्ट ऑफ एग और ओवम
फ्रॉम वेयर पोलर बॉडी, और यहां पर वो कौन सी होगी, सेकेंड पोलर बॉडी, क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडी तो ऑलरेडी ओवरी के अंदर डीजनरेट हो जाती है। फ्रॉम वेयर पोलर बॉडी एक्सट्रूड्स आउट इज नोन एज एनिमल पोल, और दूसरा वाला हो जाएगा वेजिटल पोल। ये पूछते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एनिमल पोल कौन सा वाला पार्ट है जहां से पोलर बॉडी बाहर निकलती है, दैट इज कॉल्ड एनिमल पोल। नाउ अब इसके चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा होगी, पर वो बिल्कुल चिपकी हुई नहीं होती है। सपोज अगर ये जोना पेल्यूसिडा है, लेट अस सपोज, तो ये जो बीच की स्पेस है स्टूडेंट्स, ये जो खाली जगह है, इसे पेरीविटिलाइन स्पेस कहते हैं। यहीं पर पोलर बॉडी रिलीज होती है। सपोज ये पोलर बॉडी रिलीज हुई और फिर वो पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है थोड़े टाइम में, इट विल डीजनरेट। सो पेरीविटिलाइन स्पेस इज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन जोना पेल्यूसिडा एंड oocyte। सो और क्या प्रेजेंट है इसमें स्ट्रक्चर में, देयर इज पेरीविटिलाइन स्पेस। योग नहीं है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा विटिलाइन वर्ड से। पेरीविटिलाइन स्पेस इन बिटवीन जोना पेल्यूसिडा एंड oocyte, इसके बीच की जो जगह है दैट इज द पेरीविटिलाइन स्पेस। तो अगर हमें बनाना है तो ये हो जाएगी हमारी, सपोज अगर जोना पेल्यूसिडा है तो ये पेरीविटिलाइन स्पेस है। पेरीविटिलाइन स्पेस में ही पोलर बॉडी बाहर निकलती है और फिर वो डीजनरेट हो जाती है। प्लस एक कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स भी जो अपना सिक्रीशंस रिलीज करेंगे, हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम, वो भी इसी पेरीविटिलाइन स्पेस में ही करते हैं। सो ये तो हमारे एग के oocyte का स्ट्रक्चर है। इसमें बड़ा सा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, योक नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके चारों तरफ है पेरीविटिलाइन स्पेस और उसके चारों तरफ पहली एग मेम्ब्रेन है, दैट इज जोना पेल्यूसिडा, जो oocyte खुद सिक्रीट कर रहा है, प्लस जो बाहर के ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं वो भी इसके फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो नाउ there are two egg membranes, so we can write that egg or oocyte is surrounded by two egg membranes, एक primary egg membrane, एक secondary egg membrane. There are no tertiary egg membrane in humans. Now the first one is zona pellucida. क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1, ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। देन इट इज सिक्रीटेड बाय बोथ oocyte एंड granulosa cells, secreted by both oocyte and granulosa cells. This is very important students. पहले सिर्फ oocyte से रिलीज्ड मानी जाती थी, बट अब oocyte एंड granulosa दोनों से ही रिलीज इसका माना जाता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्या है, क्या इसमें कोई सेल्स है? नहीं, ये नॉन सेल्यूलर है, ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है। सो इट इज नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन सेल्यूलर। और इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं, स्पर्म उनसे जुड़ता है और फिर इसे भेद के, इसे पियर्स करके और एग के अंदर घुसेगा। वील टॉक अबाउट दैट जब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की। नाउ इसके भी चारों तरफ एक और मेम्ब्रेन है, दैट इज कोरोना रेडिएटा। हम ऑलरेडी डिटेल्स पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, हम बिल्कुल शॉर्ट में इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं। कोरोना रेडिएटा जो है ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, दिस इज सेकेंडरी। नाउ सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, ये ग्रैन्युलोसा सेल्स के, बाकी तो सब ओवरी के अंदर रह गए फॉलिकल में,
जो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएंगे ल्यूटिन सेल्स में, बट कुछ 2-3 लेयर सबसे अंदर वाली जो जोना पेलिसिडा के ठीक बाहर थी वो चिपकी हुई आ गई हैं एग के oocyte के साथ में. सो दे आर 2 to 3 layers of granulosa cells. ग्रैन्यूलोसा सेल्स ये रेडियल हो जाते हैं, लंबे लंबे, इसीलिए रेडिएटा बोल देते हैं. और कोरोना मीन्स क्राउन, चारों तरफ एक क्राउन बना हुआ है, एक लेयर बनी हुई है. सो 2 to 3 लेयर्स ऑफ ग्रैन्यूलोसा सेल्स, जो जिनके ये सेल्स की बनी हुई है. दिस इज सेल्यूलर, यू कैन राइट दैट दिस इज सेल्यूलर, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस आता है. सो दिस इज सेल्यूलर वेयर एज जोना इज नॉन सेल्यूलर. ऑलराइट. और इनके सेल्स के बीच बीच में हाइल्यूरोनिक एसिड का ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है. सो ये जो सेल्स हैं दे आर एम्बेडेड इन ग्राउंड सब्सटेंस. ग्राउंड सब्सटेंस हम यहां नाम लिख देते हैं उसका. ग्राउंड सब्सटेंस क्या है इनका? हाइल्यूरोनिक एसिड. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो oocyte के चारों तरफ पेरीविटलाइन स्पेस, उसके चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा जो नॉन सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, oocyte और ग्रैन्युलोसा सेल्स दोनों ने मिलकर बनाई है. और उसके भी चारों तरफ 2 to 3 लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, मतलब सेल्यूलर लेयर है जो हाइल्यूरोनिक एसिड के ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर ये सेल्स चिपके हुए हैं. सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर. You note this down, students, and then we'll draw the complete structure of a mature human egg as we see it in the fallopian tube. Please note it down. So now, students, हमने सभी पार्ट्स पढ़ लिए. अब हम मेच्योर ह्यूमन एग, और एग का मतलब हम समझते हैं, एग मतलब oocyte या ओवम प्लस उसके चारों तरफ जितनी भी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है उन सबको मिलाकर एग बोलते हैं. सो नाउ वी विल ड्रॉ अ कंप्लीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन एग. और ये हमें किस ऑर्गन के अंदर दिखेगा? ये हमें दिखेगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर. सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम नाउ. सो दिस इज मैच्योर ह्यूमन एग इन फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब. लेट अस सी हाउ इट विल लुक लाइक. सबसे पहले आइए oocyte बनाते हैं. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई, साइटोप्लाज्म अंदर भरा हुआ है. ये हमने न्यूक्लियस बना दिया, बड़ा सा एक न्यूक्लियस. नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें एंजाइम्स हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं. ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने वाले हैं, मल्टीपल स्पर्म्स की एंट्री को रोकेंगे. कैसे हम पढ़ेंगे नाउ. बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया. बाकी गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स कम दिखते हैं, थोड़ा बहुत ER होता है, पर सेंट्रियोल नहीं होता है. दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ इसके चारों तरफ की जो स्पेस है वो है पेरीविटलाइन स्पेस, और उसके चारों तरफ एक मोटी सी ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर है, दिस इज जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पर्म्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन, उसको एग के अंदर एंटर होने ही तब हो सकता है जब जोना पेल्यूसिडा को वो डाइजेस्ट करे. तो डाइजेस्ट करने के लिए उसको पहचानना पड़ेगा जोना पेल्यूसिडा कहाँ पर है. तो जोना पेल्यूसिडा के पास में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, और ये रिसेप्टर्स स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि उसी स्पीशीज का स्पर्म उसी स्पीशीज की एग की जोना पेल्यूसिडा को ही पहचान सकता है, दूसरी को नहीं. हम पढ़ेंगे उसके बारे में. तो ये जोना पेल्यूसिडा हो गई. और जोना पेल्यूसिडा के चारों तरफ कोरोनरी सेल्स की एक लेयर है जो 2 to 3 लेयर्स हो सकती हैं. कुछ चिपक के रह गए हैं सेल्स, क्योंकि इनके बीच बीच में जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो हाइल्यूरोनिक एसिड है. तो ये एक लेयर फॉर्म कर रहे हैं अराउंड जोना पेल्यूसिडा. ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एग, जिनमें से जोना पेल्यूसिडा प्राइमरी
egg membrane है और corona radiata secondary egg membrane है, like this. So this is the structure. All right. Now let's label it first. This is corona radiata, secondary membrane just outside the zona pellucida, and this is cellular. ये important है, cells की बनी हुई है. Now ये जो pink का स्ट्रक्चर है, दिस इज जोना पेल्यूसिडा, और ये नॉन सेल्यूलर है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है केवल. इनमें डिफरेंस पूछा जाता है. देन ये जो खाली जगह है बीच की, दिस इज पेरीविटिलाइन स्पेस. विटिलाइन स्पेस. जब फर्टिलाइजेशन होगा और अगर इसने अपना कंप्लीट कर लिया सेकेंडरी जो मियोसिस 2 है, तो जो पेरीविटिलाइन स्पेस है वहीं पर पोलर बॉडी रिलीज होती है जो बाद में फिर रिग्रेस हो जाती है, खत्म हो जाती है. सो अगर ये फर्टिलाइज्ड एग है तो हम यहां लिख सकते हैं दैट दिस इज द पोलर बॉडी, रिग्रेस लेटर. कहाँ मिलती है पोलर बॉडी? विटिलाइन, पेरीविटिलाइन स्पेस में ही बाहर निकलेगी. और अगर इधर से बाहर निकलेगी तो ये वाला हो जाएगा एनिमल पोल ऑफ द एग. दिस साइड विल बी द एनिमल पोल एंड द अदर वन, दिस वन विल बी द वेजिटल पोल. तो ऐसे दो पोल्स हो जाएंगे एग के, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल. नाउ ये जो प्रेजेंट है, दिस is oolemma or plasma membrane, that is plasma membrane. Now plasma membrane के ठीक नीचे प्रेजेंट है cortical granules जो गोल्जी ने ही प्रोड्यूस किए हैं. Then this is the nucleus, और न्यूक्लियस को कहते हैं जर्मिनल वेसिकल, क्योंकि काफी बड़ा सा न्यूक्लियस है. So this is germinal vesicle, that is the nucleus. Then numerous, बहुत सारे numerous mitochondria जो कि एनर्जी देंगे जाइगोट के क्लीवेज डिविजन्स के लिए. सेंट्रोसोम नहीं है, और ये सारा जो भरा हुआ है पूरा, दिस इज ooplasm, that is the cytoplasm of the human egg. So this is the ooplasm. So this is how it will look like. The plasma membrane, then perivitiline space, then zona pellucida, and then corona radiata. So this is all about the structure of human egg. अब हमने structure of human sperm देख लिया, structure of human egg देख लिया. Now we can understand कि किस तरह से sperm फीमेल बॉडी में एंटर होने के बाद फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच के, और कैसे उसका टारगेट है इस न्यूक्लियस तक पहुंचना, ताकि 23 क्रोमोसोम्स यहाँ के और 23 क्रोमोसोम जो स्पर्म लेकर आ रहा है उनका आपस में फ्यूजन होकर जाइगोट फॉर्म हो सके, सिंगल सेल विथ 46 chromosomes. So that we'll talk in the next class. We'll talk about how the fertilization process occurs. So till then students, a very happy learning and have a good day. Thank you.